एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे? चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी, तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो, यहाँ से भागा है। हम, मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी, आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी, ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था, इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले
अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा बर्गर ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल के बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा, आजकल मैंने भी के बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेलकर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है, जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ।
जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है। बच्चों, इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी, इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा, मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों, तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा, यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा, आप कैसे बन गए सोल्जर? यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना, एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। जामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। पीलू एक सीधी साधी साफ मन की गरीब चिड़िया थी, तो सुंदरी एक चालाक और लालची कव्वी थी। दोनों के खेत बगल बगल में थे। एक दिन पीलू का पति बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। पीलू पर घर संभलने का बोझ आ गया था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करूंगी और जो भी कमाई होगी उससे मैं आपका इलाज कराऊंगी। तो बंटी कहता है, पीलू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। एक बार दोनों सहेलियों ने मक्के की खेती की। पीलू को सुंदरी से ज्यादा फसल आई। सुंदरी इस बात से मन ही मन जलने लगी। पीलू को मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे इसकी फसल को नष्ट करने का कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे सुंदरी सोचती है। फिर एक दिन सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे कहती है, पीलू, मैं तेरे लिए ये साधु महात्मा से वरदान में बीज लेके आई हूँ। ये बीज अगर तू अपने खेत में बो देगी तो तुझे 10 गुना ज्यादा फायदे वाली फसल होगी। पीलू कहती है, अरे वाह सुंदरी बहन, तुम कितने साफ दिल की हो। तुम्हें जो साधु महात्मा से जादुई बीज मिले थे वो तुम मुझे दे रही हो। तो सुंदरी बोलती है, हाँ बहन, क्या है ना, तुम बहुत ईमानदारी से अपने खेत का ख्याल रखती हो और तुम्हें भाई साहब की सेहत का ख्याल भी रखना है, तो इसलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद पीलू अपने खेत में सुंदरी के दिए हुए बीज बोने लगती है और सुंदरी ये देख के बहुत खुश होती है। पीलू रोज अपने खेत में पानी देती है, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती। पीलू सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तुमने जो साधु महात्मा के बीज मुझे दिए थे उसमें से तो फसल उग ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी खेत की फसल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सुंदरी कहती है, तुम फिक्र मत करो पीलू, ये बीज बेकार नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पीलू के खेत में कोई फसल नहीं आती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझ गरीब के खेत में इस बार कोई फसल नहीं होगी।
अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? लगता है ये खेत अब बेचना पड़ेगा। तो बंटी कहता है, पीलू इतनी दुखी मत हो, हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे वो बीज दिखाओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। पीलू बीज दिखाती है। ये देखिए जी, ये है वो बीज। तो बंटी बोलता है, अरे ये बीज नहीं है पीलू, ये मछली के अंडे हैं। सुंदरी ने हमारे साथ चालाकी की है। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बंटी पीलू के कान में कुछ कहता है और फिर पीलू मछली की दुकान में जाकर बहुत सारी मछलियाँ ले आती है। पीलू उन मछलियों को अपने खेत में लगा देती है और पीलू सुंदरी को बुलाती है, सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, जरा घर से बाहर तो आओ। सुंदरी आती है। क्या हुआ पीलू, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे जरा मेरे साथ मेरे खेत में चलो, चल कर तो देखो। दोनों खेत में जाती है। सुंदरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये क्या पीलू, ये मछलियाँ कहाँ से उगी है? ये मछलियाँ कहाँ से आई तुम्हारी खेत में? तो पीलू कहती है, ये तो तुम्हारे दिए हुए साधु महात्मा का बीज का कमाल है। ये सुनकर सुंदरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने खेत की फसल को उखाड़ने लगती है और उसे पीलू के खेत की तरफ फेंकने लगती है। तो पीलू कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये क्या कर रही हो? अपनी खेत को क्यों बर्बाद कर रही हो? तो सुंदरी कहती है, पीलू मैं भी मछलियों की खेती करूंगी, तुम इस मक्के की फसल को भी अपने खेत की बची हुई जगह में लगा लो। सुंदरी के मछलियों के बीज को बोने के बाद भी उसके खेत में मछलियों की फसल नहीं उगती है। दूसरी तरफ पीलू की खेत में मक्के की फसल लहलहाने लगती है। पीलू बहुत खुश होती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू तुम्हारी बीज कैसे मछलियों की फसल उगा दिया, जबकि मेरे बीज से तो मछलियाँ उग ही नहीं रहे हैं। तो पीलू कहती है, अरे बहन, तुम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारी फसल नहीं आई। तुम उसी साधु महात्मा से आशीर्वाद ले आओ। तो सुंदरी कहती है, पीलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर मछलियों के अंडे दिए। मैं तुम्हारी मेहनत से जलती थी, मेरे पास किसी साधु महात्मा के बीज नहीं थे। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति की जान खतरे में है। तो सुंदरी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पीलू बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम सही समय पर सुधर गई। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगी और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगी। इस तरह से पीलू भी अपने पति का अच्छे से इलाज कराकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे, पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना। तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने। तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहाँ से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते।
पापा मैं कल से सारा काम टाइम पे करूँगा, आप देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा। उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी तुमने सब पढ़ लिया क्या, जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो। पीहू ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी, सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी, लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना, बारिश होती ही बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर
कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी। तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था। आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो। अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का बचा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना? तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं, कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम
तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है। दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।